और अब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। अरब आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे आज, है ना। आज से मध्यकालीन भारत शुरू होता है, ठीक है। अरब आक्रमण से हम लोग शुरू करेंगे, ओके। तो मेडाइवल हिस्ट्री, अरबों का आक्रमण, ठीक है। इसके बारे में क्या देखना है ये देख लीजिए। अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जो भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? तो अरब पर आक्रमण किया था। अरब का आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ था। पहला अरब व्यक्ति कौन था, पहला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 712 एडी में भारत पर पहला आक्रमण हुआ और यहीं से मुस्लिम इंडिया में प्रवेश किए, है ना। इसके पहले इंडिया में कोई मुसलमान नहीं रहता था, ध्यान में रखना है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद ही मुसलमानों का इंडिया में प्रवेश हुआ, ओके। अली अहमद की पुस्तक है चचनामा, अली अहमद की पुस्तक है चचनामा, जो अरब आक्रमण का उल्लेख करता, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है चचनामा। सिंध आक्रमण का उल्लेख करता है ना। सिंध पर आक्रमण हुआ था अरबों का, उसका उल्लेख करता है। इसके राइटर कौन है? अली अहमद, ध्यान में रखेंगे। ये अली अहमद 1216 में चचनामा को लिखा था फारसी भाषा में। और इसी चचनामा में पहली बार अरब आक्रमण का उल्लेख है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय हासिल किया और सिंध में थट्टा एक जगह था, थट्टा के पास देवल नामक बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर रावण का युद्ध हुआ था, रावण के युद्ध में देवल बंदरगाह को मोहम्मद बिन कासिम अधिकृत कर लिया। अब यहाँ ये सवाल है कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण करने का, भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? तो दो उद्देश्य था। सबसे पहला उद्देश्य धन संग्रह करना, धन को लूटने के लिए आया था, और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और दोनों उद्देश्यों में मोहम्मद बिन कासिम सफल हुआ था। धन संग्रह भी किया और इंडिया में इस्लाम धर्म का प्रचार भी किया। इस्लाम धर्म यहीं से शुरू हो गया इंडिया में, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का व्यक्ति था? तो अरब का व्यक्ति था। मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर जब आक्रमण किया, सिंध पर जब अधिकार कर लिया, तो वहाँ के निवासियों पर जजिया नामक एक नया टैक्स लगाया। वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे वहाँ जजिया नामक कर लगाया। ये पहली बार इंडिया में लगाया गया, है ना। पहली बार इंडिया में जजिया कर कौन लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ लगाया? तो सिंध निवासियों पर लगाया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, और ये पूरे मुस्लिम एज में, मध्यकाल दिल्ली सल्तनत से लेकर हम लोग मुगल एज तक पढ़े, जजिया कर लागू रहा, ठीक है। तो ये जजिया कर पहली बार जो लागू किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया गया था। 712 एडी में लागू किया गया था। ये ध्यान में रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है, ओके। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग को इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको इस्लाम का उदय, पैगंबर मोहम्मद, ये सब का, लेकिन कभी भी किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आया है। मैं पूरा सेट देख चुका हूँ, पैगंबर मोहम्मद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है। केवल अरबों का आक्रमण देखिए, उसके बाद हम लोग महमूद गजनवी में प्रवेश करेंगे, है ना। महमूद गजनवी पढ़ेंगे। अरबों का आक्रमण के बाद तुर्क का आक्रमण हुआ इंडिया में, तुर्क का आक्रमण, है ना। तो तुर्कों का आक्रमण हुआ। पहला तुर्क कौन था जो भारत पर आक्रमण किया? तो गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है। ये जो है यामीन उद्दौला की उपाधि धारण किया था, यामीन उद्दौला की उपाधि धारण किया था, ठीक है। ये गजनी जो अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहाँ का रहने वाला था, ठीक है, गजनी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। यामीन उद्दौला की उपाधि धारण किया, गजनी का रहने वाला था। कहाँ का था? गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में,
ओके। सर हेनरी इलियट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर हेनरी इलियट कहते हैं कि गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका उल्लेख कौन करता है? हेनरी इलियट कहते हैं कि गजनवी इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया। 1000 AD से लेकर 1027 ईस्वी के बीच इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया गजनवी। इसका उल्लेख कौन करता है? तो सर हेनरी इलियट। अब यहाँ ये सवाल है कि इंडिया पर पहला आक्रमण गजनवी का कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो सीमावर्ती प्रदेश पर इंडिया पर पहला आक्रमण क्या? सीमावर्ती प्रदेश यानी कि पंजाब का एरिया। यहाँ का शासक था जयपाल, है ना। जयपाल को गजनवी पराजित करता है। ये पहला आक्रमण था इंडिया पर, सीमावर्ती प्रदेश यानी पंजाब का एरिया। यहाँ का शासक था जयपाल, जयपाल को पराजित करता है। यह पहला इंडिया पर आक्रमण था। उसके बाद का 17 आक्रमण हमको देखना नहीं है, जो प्रमुख आक्रमण रहा उसके बारे में देखना है। 1021 में गजनवी कश्मीर पर आक्रमण करता है। उस समय कश्मीर की रानी थी रानी दिद्दा, है ना, एक महिला का शासन था, रानी दिद्दा का शासन था। कश्मीर पर आक्रमण करता है। ओके। 1025 16वां आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, है ना। ये गुजरात के एक अनिलवाड़ प्रदेश था। गुजरात के अनिलवाड़ प्रदेश में सोमनाथ मंदिर था, वहां पर आक्रमण किया। सोमनाथ जगह है, मंदिर है, वहां पर आक्रमण करता है। ये गजनवी का भारत पर किया गया सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। कब हुआ था? 1025 में हुआ था। और ये गजनवी का कौन सा आक्रमण था? तो 16वां आक्रमण था, है ना। तो ये सोमनाथ किसके अधीन था? तो अनिलवाड़ के अधीन था। उस समय अनिलवाड़ के शासक कौन थे? तो भीमराव, है ना, भीमराव या भीम द्वितीय इसको कहा गया। भीमराव वहां के शासक थे, है ना। सोमनाथ पर आक्रमण करने का उद्देश्य ही था गजनवी को का कि धन संग्रह करना, लूटना, है ना, लूटना गजनवी का उद्देश्य था। तो धन संग्रह किया। लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति वहां से प्राप्त किया। सोच सकते हैं कि उस समय 20 लाख दिनार कितनी बड़ी संपत्ति रही होगी। वह 20 लाख दिनार की संपत्ति को लूटा और लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। ठीक है। मंदिरों में जितनी मूर्तियां रखी हुई थी सभी मूर्तियों को तोड़ दिया। इसलिए इतिहास में इसको मूर्ति भंजक या बुत सिकन की उपाधि मिला, है ना। बुत सिकन कहा गया इतिहास में, मूर्ति भंजक या बुत सिकन का कहा गया। किसको? गजनवी को कहा गया। क्यों कहा गया? तो ये मंदिरों में रखी गई मूर्तियों को तोड़ दिया था। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण, ध्यान में रखना है। और अंतिम आक्रमण यानी 17वां आक्रमण रहा गजनवी का सिंध के जाटों के विरुद्ध। सिंध के जाटों के विरुद्ध गजनवी का यह अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1027 में। कौन सा आक्रमण था? 17वां आक्रमण था। ओके। ये उसके बाद ये बुत सिकन कहा गया, अभी बताया कि मूर्ति भंजक कहा गया, है ना, इसको मूर्ति भंजक कहा गया, बुत सिकन कहा गया। और ये जो है जो सिक्का चलाया, तो सिक्के पर इसका नाम लिखा हुआ अमीर महमूद। क्या नाम लिखा हुआ था? अमीर महमूद। ये ध्यान में रखना है, अमीर महमूद किस शासक का दूसरा नाम था? तो गजनवी का दूसरा नाम था। सिक्के पर उसका यही नाम खुदा हुआ था, अमीर महमूद। ओके। तो गजनवी का आक्रमण हम लोग देख लिए, गजनवी का आक्रमण देख लिए। अब देख लीजिए गजनवी के दरबारी कौन कौन थे, बड़ा ही प्रसिद्ध, है ना। गजनवी के दरबारी कौन कौन, तो देख लीजिए। तो सबसे प्रसिद्ध दरबारी, है ना, अलबरूनी, जो कि गजनवी के साथ इंडिया आया था। कहाँ का रहने वाला था? तो ख्वारिज्म का रहने वाला था। ख्वारिज्म का रहने वाला था अलबरूनी। एक महान इतिहासकार था, दार्शनिक था और संगीतज्ञ भी था। इतिहासकार भी था, दार्शनिक था, संगीतज्ञ था। इसका असली नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, है ना। अलबरूनी का असली नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। इसने एक बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक लिखा, तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद। और इस पुस्तक
में इसने भारत के इतिहास का, भारत के धर्म का, भारत के पर्व त्यौहार का, भारत के रीतियों का बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, असली नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो ख्वारिज्म का रहने वाला था। इसके अतिरिक्त जो है इसके दरबारी थे उतबी, बहुत ही प्रसिद्ध उतबी। इसके द्वारा किताबुल यामनी पुस्तक को लिखा गया, किताबुल यामनी, ठीक है। तीसरा फिरदौसी शाहनामा लिखे थे, फिरदौसी शाहनामा। तो तीन प्रसिद्ध दरबारी थे, अल बरूनी, उतबी और फिरदौसी। अल बरूनी का किताबुल हिंद, उतबी का किताबुल यामनी एंड फिरदौसी का शाहनामा, ठीक है। जब गजनवी इंडिया आया तो तिलक नामक एक हिंदू था, है ना, उससे गजनवी बड़ा प्रभावित हो गया था। और जब वह यहाँ से जाने लगा, इंडिया से जाने लगा, तो तिलक नामक एक हिंदू को भारत की एक सेना का कमान सौंप दिया था, है ना। तिलक नामक एक हिंदू जो है वह गजनवी का भारत में कह सकते हैं सेनापति था तिलक, ये ध्यान में रखना है। तो गजनवी के बारे में हम लोग को इतना ही देखना है, ठीक है। कौन सा उपाधि ग्रहण किया? बुद्ध शिकन कहा गया, मूर्ति भंजक कहा गया, 17 बार आक्रमण किया। कौन इस आक्रमण का उल्लेख करता है? सर हेनरी इलियट। पहला आक्रमण कब किया? तो सीमावर्ती प्रदेश में 1000 एडी में। उस समय वहाँ का शासक कौन था? जयपाल था, उसको पराजित किया। कश्मीर पर आक्रमण कब किया? 1021 में। कौन वहाँ का शासक था? तो एक महिला थी, रानी दिद्दा। 16वां आक्रमण सोमनाथ पर, 17वां आक्रमण आपका जाटों के विरुद्ध, है ना। तो ये इतना देखना है, उसके दरबारी देखना, इसके अति कुछ भी नहीं देखना है, बस इतना आपको याद रखना है, ओके। अब आइए मोहम्मद गोरी, है ना, वह महमूद गजनवी था, यह मोहम्मद गोरी। ये सनसबनी वंश का था, सनसबनी वंश इसका नाम था। अफगानिस्तान में हेरात और गजनी के बीच, हेरात और गजनी के बीच एक छोटा सा प्रदेश था गौड़, ठीक है। गौड़ राजवंश था। मोहम्मद गोरी इसी गौड़ राजवंश का शासक था, ओके। इसलिए गौड़ के नाम से गोरी इसका नाम पड़ा, है ना। गौड़ राजवंश का ये शासक था, ओके। तो जाके ये गौड़ राजवंश का शासक था गोरी, है ना। तो ये कहाँ पर था गौड़? तो हेरात और गजनी के बीच में गौड़ राजवंश, अफगानिस्तान, ठीक है। 1173 ईस्वी में यह गौड़ प्रदेश का शासक बनता है। मोहम्मद गोरी का कब गौड़ प्रदेश का शासक बनता है? 1173। और भारत पर आक्रमण करने का सोचता है गजनवी के समान। इसका भी जो भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था भारत को लूटना, चूंकि भारत सोने की चिड़िया थी। भारत पर इतना ज्यादा आक्रमण हुआ, है ना, भारत से ज्यादा आक्रमण किसी अन्य देश में नहीं हुआ है। प्राचीन काल से लेकर के अभी तक आक्रमण होता ही है पाकिस्तान का, है ना। कभी चीन हमला करता है, कभी नेपाल हमला करता है, कभी बांग्लादेश हमला करता है। तो भारत का जो है वह शुरू से, है ना, आक्रमण भारत झेलता रहा। लेकिन आपको बता दें कि भारत आज तक किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है, कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर, है ना। भारत किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया है। तो गोरी जो है भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन संग्रह। तो भारत पर पहला आक्रमण गोरी का रहा 1175 में, मुल्तान के पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण गोरी का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1175 में मुल्तान पर गोरी आक्रमण करता है। 1175 में ध्यान में रखना है, मुल्तान पर आक्रमण करता है गोरी, ठीक है। दूसरा आक्रमण करता है गोरी 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर। उस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय, ओके। यह गोरी को पराजित कर देता है और भारत पर गोरी का यह पहला पराजय था। सबसे पहली बार गोरी को इंडिया में कौन पराजित करता है? तो गुजरात पाटन के शासक भीम द्वितीय। ये भीम द्वितीय अलग थे, गजनवी वाले सोमनाथ वाले भीम राव थे और ये भीम द्वितीय थे, ये अलग थे,
ठीक है। तो ये भारत पर पहला पराजय होता है गोरी का, है ना। कौन पराजित करता है? भीम द्वितीय। उसके बाद एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक। इस युद्ध में गोरी का सामना होता है पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान काफ़ी वीर पुरुष थे, काफ़ी बहादुर थे, इनकी सेना भी बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने गोरी टिक नहीं पाता है, बुरी तरह पराजित हो जाता है, बुरी तरह पराजित हो जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से एक बड़ी गलती हो गई, और ऐसी गलती जिसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, है ना। कौन सी गलती? तो पृथ्वीराज चौहान गोरी को जिंदा छोड़ दिए, है ना। अगर युद्ध में पराजित हो गया था गोरी, तो पृथ्वीराज चौहान को जिंदा नहीं छोड़ना था, जिंदा छोड़ दिए। और यही सबसे बड़ी गलती, हम भारतीयों की एक बड़ी बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम अपने दुश्मन को कमजोर आंक लेते हैं, या हम सहिष्णुवादी नीति को अपना लेते हैं, है ना। हम उसके प्रति जो है उदार व्यवहार करने लगते हैं, और यही पृथ्वीराज चौहान भी कर दिया, है ना। पृथ्वीराज चौहान गोरी को कमजोर आंका कि इसको छोड़ देते हैं, कमजोर है ना, जाने देते हैं। और गोरी जो है वह जो गोरी पराजित होने के बाद चला गया, लेकिन वह पूरे तैयारी के साथ दूसरे साल ही, पूरी तैयारी के साथ दूसरे साल ही पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, और गोरी पृथ्वीराज चौहान जैसा गलती नहीं करता है ना। गोरी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है, और इस तरह अंतिम हिंदू राजवंश खत्म हो जाता है, और जो है गोरी इंडिया पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का रास्ता साफ कर देता है। अगर गोरी पराजित हो गया रहता, अगर गोरी पराजित हो मारा जाता, अगर गोरी को पृथ्वीराज चौहान मार देते, तो मुस्लिम राजवंश स्थापित ही नहीं होता, दिल्ली सल्तनत नहीं होता, मुगल साम्राज्य नहीं होता, या मतलब मुस्लिम धर्म ही नहीं होता, है ना। भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र रहता। ये बड़ी गलती कर गए पृथ्वीराज चौहान, जिसका कि खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो गई, है ना, जिसको माफ नहीं किया जा सकता, जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। गोरी जो है वह गलती नहीं किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, और उनको जिंदा नहीं छोड़ता है, उनको मार देता है। और इस तराइन का द्वितीय युद्ध इतना महत्वपूर्ण रहा इतिहास में, इतना निर्णायक माना गया कि इसी युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का रास्ता पूरी तरह क्लियर हो जाता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध। तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध रहा चंदावर का। चंदावर का युद्ध में क्या हुआ? जयचंद था, जयचंद के बारे में कहा, ये पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था, है ना। पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था, कन्नौज का शासक था जयचंद, पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था। ठीक है, हुआ क्या था कि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करते थे, और स्वयंवर के समय पृथ्वीराज चौहान जयचंद के विरोध के बावजूद स्वयंवर से ही संयोगिता का अपहरण कर उनसे विवाह कर लिए थे। ठीक है, इसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी हो गया था। और जयचंद क्या क्या था, पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए गोरी को तराइन के द्वितीय युद्ध में मदद किया था। कहा जाता है कि अगर जयचंद मदद नहीं किया होता तो गोरी तराइन का द्वितीय युद्ध नहीं जीत पाता, पर पृथ्वीराज चौहान पराजित नहीं हो पाते। जयचंद मतलब ये इतना बड़ा जो है वह अपराध कर गया, लेकिन जयचंद को भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है ना कि अगर मतलब कोई अपना जो है दुश्मन को नहीं छोड़ता है,
तो वही तराइन गोरी भी वही किया। चंदावर के युद्ध में गोरी को लगा कि जब ये अपने देश, जयचंद के बारे में गोरी को यही समझ में आया कि जब ये अपने देशवासी का नहीं हो पाया तो ये मेरा कहाँ से होगा, हम तो दूसरे देश के हैं, ये हमारे साथ भी दगाबाजी कर देगा, है ना। इसलिए आज भी अगर कोई देश विरोधी काम करता है तो लोग कहावत में कहते हैं कि यह जयचंद है, क्योंकि जयचंद देश विरोधी काम किए, मानते हैं, है ना। इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी था, दुश्मनी का बदला जयचंद दूसरे तरीके से ले सकता था, लेकिन वह देश विरोधी काम किया, है ना। एक दुश्मन देश के व्यक्ति को मदद किया और गोरी उसको भी नहीं छोड़ा। चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गोरी जयचंद को भी पराजित कर देता है। तो ये 3 प्रमुख युद्ध ध्यान में रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, इसमें गोरी पराजित हो जाता है। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, मारे जाते हैं। 1194 चंदावर का युद्ध, इसमें गोरी जयचंद को पराजित करता है। ओके, गोरी का ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण, ये ध्यान में रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। गोरी तो यहाँ आया था धन लूटने के लिए, गोरी यहाँ आया था धन संग्रह करने के लिए। वह चंदावर का युद्ध जीता, है ना। जीतने के बाद जब गोरी वापस जाने लगा तो अपने गुलाम, गोरी का एक गुलाम था उस समय, जो तुर्क होते थे उस समय, मतलब इतना मनुष्यों की स्थिति इतनी खराब थी कि वो लोग बेचे जाते थे, है ना। लोग खरीदते थे और खरीद कर उनको गुलाम बना लेते थे। तो गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था बाजार से और उसको अपना गुलाम बना लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मतलब एक अच्छा सेना नायक था, इसलिए जब गोरी इंडिया से वापस लौटने लगा तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना, भारत में जीते गए जितने प्रदेश थे वह सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में जो जीता गया प्रदेश था गोरी सौंप दिया और वह गजनी वापस लौट गया, है ना, वह वापस लौट गया। 12 मार्च 1206 ईस्वी को गोरी खोखर जाति के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। गोरी मारा गया कब? 12 मार्च 1206 ईस्वी को गोरी मारा गया खोखर जाति के विरुद्ध लड़ते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया, कहाँ? इंडिया में जो जीता गया प्रदेश था। गोरी कहा कि तुम मेरे गुलाम हो, इतना दिन तुम सेवा की हो मेरा, तो इसलिए जो है तुम इंडिया में जो जीता गया प्रदेश है वहाँ का शासन तुम संभालो, हम अपने घर जाते हैं, बहुत दिन हो गया घर गए हुए, हमको घर की याद आती है, तो हम अपने घर जा रहे हैं, वहाँ का जो राज है उसको हम संभालेंगे और यहाँ का जो जीता गया प्रदेश है उसको तुम संभालो, ठीक है। और ये कहकर गोरी गया और उसके बाद 12 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर जाति के विरुद्ध इसका सामना हुआ और वहीं पर उसकी हत्या हो गई, वह मारा गया। ओके, यहाँ तक, यहाँ ये देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोरी का जो है दूसरा नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन भी इसको कहा जाता था, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन शाम के नाम से गोरी का लक्ष्मी प्रकार का सिक्का मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण, भी आई है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। लक्ष्मी प्रकार का सिक्का, है ना, किसका मिला है? तो ऑप्शन में दिया था मोहम्मद बिन शाम का। मोहम्मद बिन शाम कौन था? तो गोरी था। गोरी का ही दूसरा नाम था मोहम्मद बिन शाम, इसको मुइजुद्दीन भी कहा जाता था, मुइजुद्दीन या मोहम्मद बिन शाम। और मोहम्मद बिन शाम के नाम से गोरी का लक्ष्मी प्रकार का सिक्का मिला है, ठीक है। तो ये गोरी हो गया, है ना। गोरी के बारे में हम लोग देख लिए, जानकारी हासिल कर लिए, आक्रमण देख लीजिए, है ना। और जो है गोरी किस वंश का था? तो संसबनी वंश का गोरी था। अब यहाँ से गोरी के बाद का जो फेज है वह दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गोरी का गुलाम था वही दिल्ली सल्तनत को शुरू करता है ना। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगले क्लास से हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे, है ना।
गुलाम वंश पढ़ेंगे, उसके बाद का जो राजवंश है उसके बारे में पढ़ें। ठीक है।